PMS exam, compulsory optional paper selection and trends, tips and tricks, and my experience. हेलो अस्सलाम वालेकुम। माइंड एबिलिटी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त शमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद यही है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो क्या कर लें, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब बात करते हैं कि वीडियो किस चीज़ की है। जी बिल्कुल, आज हम बात करने जा रहे हैं PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम की, जो कि KPK में एडवर्टाइज हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 6 मेरे ख्याल से वो एक्सटेंड करके 14 कर दी गई है। जब भी कोई बंदा PMS का नाम सुनता है तो उसके माइंड में यही पहले आता है कि PMS एग्ज़ाम है क्या। तो ओवरऑल ये CSS की तरह ही है, लेकिन इसको प्रोविंस या सूबे के लेवल पे लिया जाता है। इसका मेरिट सूबे के लेवल पे बनाया जाता है। ओवरऑल इसमें क्या होता है कि हमारे पास टोटल 1200 मार्क्स होते हैं जो सब्जेक्टिव पेपर के होते हैं। उसके अलावा 300 इसके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। 1200 मार्क्स जो हमारे पास होते हैं उसमें 600 मार्क्स जो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट है उनके हैं 6 पेपर, हर पेपर के 100 मार्क्स, जिसमें से हमारे पास है इंग्लिश ऐसे प्रिसाइज, मतलब जो ग्रामर हमारे पास सेकंड पेपर है, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस। अब जो हमारे पास ये पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, इस पेपर को आम तौर पे जनरल नॉलेज के पेपर से भी याद किया जाता है। इसमें आपने क्या करना होता है कि इसमें ये जो 6 पेपर है ये अपने मस्ट लेने ही होते हैं। इसमें कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं है। इसके अलावा आप बाकी 600 मार्क्स के पेपर ले सकते हैं। हो सकता है वो पेपर 100 मार्क्स के 6 पेपर हो, या फिर आप 200 मार्क्स के 3 पेपर लेकर भी ये 600 मार्क्स पूरे कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है कि वो आपको डिफरेंट ग्रुप देते हैं और हर ग्रुप से आपने 200 मार्क्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। अगर किसी ग्रुप में से फॉर एग्जांपल आपने कोई एक बड़ा सब्जेक्ट उठा लिया, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, तो उसके 200 मार्क्स है, तो इसका मतलब उस ग्रुप में से आप कोई दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते जिसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स इस तरह की बाकी सब्जेक्ट मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास मोस्टली जो ये 2 पेपर है या कह लो 200 मार्क्स के पेपर है जो हम आमतौर पे लेते हैं, अगर आपने इनकी सिलेक्शन कर ली तो इसका सबसे जो बड़ा नुकसान है वो सिर्फ एक ही है कि एक तो इसके 2 पेपर जो है वो रोज़ाना होंगे। मतलब कि अगर केमिस्ट्री आपने ले लिया कि मैं केमिस्ट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके 200 मार्क्स है, तो एक पेपर 9 से 12 और अगला पेपर 2 से 5 एक ही दिन में आपने दोनों पेपर कवर करने होते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि इसमें मेरा किस तरह एक्सपीरियंस था, मैंने 2017 का PMS अटेम्प्ट किया है, तो उसका एक्सपीरियंस सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले जब आप ये एग्ज़ाम देने शुरू कर देते हैं कि यार मैंने PMS अटेम्प्ट करना है या इसकी तैयारी करनी है, तो पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वो यही होता है कि आपने ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट रखने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के 3 फैक्टर होते हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। पहला फील्ड कि जो उन लोगों ने ऑप्शनल पेपर दिए हुए हैं, आपकी फील्ड में से कितने पेपर है, मतलब कि उनमें से कौन से पेपर है जो ऑलरेडी आप दे चुके हैं अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में, जिसको आप टच कर चुके हैं, जिसको तैयार करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है वो है इंटरेस्ट, कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपने एक ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो, तो उसके नोट्स या उसके लिए तैयारी करने में बंदा बोर ही हो जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मुश्किल से मुश्किल पेपर भी आप इजीली कवर कर लेते हो। जो तीसरी चीज़ हमारे पास है वो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो है ट्रेंड, कि आपने पता करना होता है कि आजकल कौन से पेपर का ट्रेंड चल रहा होता है। ये आमतौर पे आप किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन जो इनके रिजल्ट्स है वो आपने चेक करने होते हैं कि लास्ट टाइम किस पेपर में ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो गए थे या किस पेपर में ज़्यादा पास हो गए थे। तो जिस पेपर में ज़्यादा लोग पास हो गए थे, जिसमें लोगों के ज़्यादा मार्क्स आ गए हो, उस पेपर को फिर कहते हैं कि ये पेपर आजकल ट्रेंड में है। मोस्टली लोगों की कोशिश यही होती है कि ट्रेंड के पेपर को उठा लेते हैं, लेकिन ट्रेंड के साथ साथ आपने पहले 2 पॉइंट भी याद करने हैं कि अगर कोई पेपर ट्रेंड में भी है लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप उस फील्ड से रिलेटेड नहीं हो और आपके पास नोट्स भी नहीं मिल सकते उसके, तो कोशिश करें कि ट्रेंड से भी दूर ही रहे। लेकिन अगर आपको कोई ट्रेंड का जो पेपर है उनके नोट्स प्रोवाइड कर लें, फिर बेहतर है कि आप उसी की सिलेक्शन कर लें। अब अगर हम बात करेंगे CSS में ज़्यादातर ट्रेंड्स लोग किस चीज़ को देखते हैं कि हाँ कौन सा पेपर हमने ऑप्शनल में रखना होता है। CSS में तो इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ताल्लुक KPK से है और मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ पश्तो, तो माइंड सेट एक बना हुआ है कि जो पेपर चेक करने वाला है वो भी KPK से होगा, वो भी पश्तो एक्सपर्ट होगा, तो उसके माइंड में शायद उसके आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाए कि
ये भी KPK से, मैं भी KPK से हूँ, मे भी आपके मार्क्स आ जाए। ये एक माइंड सेट है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग यही करते हैं कि अपने जो लैंग्वेज का पेपर है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, पंजाब वाले पंजाबी, सिंध वाले सिंधी, इसी तरह, ताकि उसके अच्छे खासे मार्क्स आ सके। पहला सिस्टम तो यही है कि ट्रेंड में लोग यही देते हैं कि हमारे पास अपनी लैंग्वेज का पेपर कौन सा है, उसकी तैयारी आप किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी ट्रेंड में चले थे 2017 में, वो हमारे पास है फॉरेस्ट्री, जर्नलिज्म, हिस्ट्री ऑफ USA और इंटरनेशनल लॉ। लेकिन हमेशा याद रखें कि ट्रेंड के साथ साथ आपका इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट के साथ साथ आपका फील्ड अगर उस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। अब अगर प्रिपरेशन की बात कर लें कि मैंने तैयारी किस तरह की थी और मेरा पेपर किस तरह गए थे और रिजल्ट किस तरह आया था, इस तरफ अगर हम आ जाए तो हम यही कह सकते हैं कि सबसे पहले पेपर हमारे पास कौन सा होता है, इंग्लिश ऐसे, जिसको सबसे मुश्किल तरीन पेपर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा लोग इसी में फेल होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो आप लोगों को 10 अलग अलग टॉपिक दे देते हैं कि इन 10 टॉपिक पे आपने क्या करना है, काम करना है। इस 10 में से किसी एक टॉपिक पे आपने क्या करना है, 100 मार्क्स का ऐसे लिखना है। तो वहाँ पे बंदा पहले तो कंफ्यूज होता है कि सिलेक्ट कौन सा करूँ, एक टॉपिक पढ़ो, दूसरा रीड करो, तीसरा रीड करो। आपने क्या करना है कि आपने अपने माइंड में रखना है कि हमारे पास किस टॉपिक के मुतालिक मेरे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा है, डेट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आपने फिर क्या करना है, सबसे पहले आप बैठ जाएंगे अपने सामने सिंपल रफ पेज पे। आमतौर पे ये रफ के लिए आपसे कहा जाता है कि जो आपका पेपर है जिस पे आप ऐसे लिखने वाले हो, उसके पीछे आप इसका वो रफ वर्क कर सकते हो कि आपने क्या करना है, एक खाका बना ले अपने माइंड में। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, एक खाका बना ले कि मैंने अगर ये टॉपिक सेलेक्ट करना है तो स्टार्ट में क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद फैक्ट की तरफ आऊँगा, फिर उसके बाद इफेक्ट की तरफ आऊँगा कि इसके असरात क्या है और इसके वजूहात क्या है, और लास्ट में अपना कंक्लूजन मस्त देना है कि अब मैंने तो बता दिया कि इसके क्या ये है, क्या इसकी वजूहात क्या है, इसके असरात क्या है, अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, वो लिखना है। उसके बाद लास्ट में अपना कंक्लूजन बताना है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है इस टॉपिक के मुतालिक। अगर ये सारी चीज़ें आपने फॉलो कर ली और सारा सब कुछ आपने लिख दिया, ज़रूरी चीज़ दूसरी हमारे पास है कि आपने रेफरेंस मस्ट देने हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक उठा लिया ग्लोबल वार्मिंग, तो आपने साथ में रिपोर्ट्स भी बतानी है कि इस तरह एक सर्वे किया गया था, इस तरह एक साइंस की किसी तंजीम की तरफ से ये सर्वे आया था, उसकी ये इस डेट को ये पब्लिश हुआ था और उसमें ये बताया गया था कि इतने सालों में इतना हम ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में बन चुकी है या इसको इस तरह हमने रिड्यूस किया हुआ है। वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। रेफरेंस में आप न्यूज़पेपर, किसी बुक का नाम या फिर किसी मशहूर TV चैनल के रिपोर्ट का भी जिक्र कर सकते हैं, जिस तरह BBC हो गया, हमारे पास CNN हो गया, एक्सेट्रा। तो ये इंग्लिश का है कि आपने क्या करना है कि अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि तैयारी कहाँ से करनी है, तो तैयारी के लिए सिंपल है कि आप पास्ट पेपर उठा लें, कोई सी भी 10 से 20 ऐसे टॉपिक ले लें जो बार बार रिपीट होते हो। क्योंकि मैंने 17 का पेपर भी देखा था, फिर उसके बाद जो दूसरा 18-19 के आसपास दूसरा PMS आया था उसका पेपर भी देखा था। तो यही कुछ टॉपिक है कि चुने वो बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिखने का स्टाइल चेंज हो जाता है कि डायरेक्ट आपसे पूछने कि ग्लोबल वार्मिंग, वही पूछते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या है, क्या ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट है या फिक्शन है। ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि कोई पार्टिकुलर 10 से 15 टॉपिक आप ऐसे तैयार कर लें जिसके लिए आपके पास लिखने को इन्फॉर्मेशन भी हो और साथ में क्या कहते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स आपके पास मौजूद हो कि आप इजीली उस ऐसे को कवर भी कर सको और आपका जो ऐसे वो आगे पीछे ना हो कि आप एक पॉइंट एक जगह से उठा लें, दूसरा पॉइंट दूसरी जगह से उठा लें। अब बात करते हैं कि इसके बाद दूसरा पेपर जो हमारे पास आता है वो है इंग्लिश प्रिसाइज या कह लो कंपोजिशन, ग्रामर का जो पेपर होता है। उसमें मोस्टली ग्रामर को ही टच किया जाता है कि आपसे पूछे जाते हैं मुख्तलिफ ग्रामेटिकल एरर निकालने होते हैं, आइडियम्स आपसे पूछे जाते हैं, सेम जो वर्ड्स होते हैं जिसकी स्पेलिंग चेंज या मीनिंग चेंज होती है उनको जुमला इस्तेमाल करना होता है, और दूसरा पैराग्राफ दिया जाता है जिसका आपने 1/3 करना है कि आप इस पैराग्राफ को प्रिसाइज कर लो कि ये मुख्तसर भी हो जाए और इसकी मीनिंग में ज़्यादा फ़र्क भी ना रहे। एग्ज़ाम का ये हिस्सा आपने बड़ा सोच समझ के खेलना है क्योंकि यहाँ पे आपने मार्क्स भी बनाने हैं और यहाँ पे आपको अपने आप को फेल करने से रोकना भी है। ये पेपर है जिसमें इजीली मार्क्स आ भी जाते हैं। अगर आपने कोई एक लफ्ज़ या कह लो आइडियम सही टच कर लिया तो उसके प्योर मार्क्स है, अगर 1 मार्क्स है या 2 है तो आपको पूरे में से पूरे मिल सकते हैं। इसके अलावा तीसरे अगर हम बात कर ले तो इस्लामियात की बात करते हैं। बड़े सिंपल सवाल आते हैं, रिसालत, तौहीद, आखिरत, इसके असरात, इंसान की ज़िंदगी पे इज्तिमाई असरात और इनफरादी असरात, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसको आप कवर कर लोगे। इतना मुश्किल नहीं है पेपर, अगर आप इसके लिए ईजिली 2-3 दिन भी आराम से बैठ के रीड करो समझ के बगैर रट्ठा लगाए तो आप ये पेपर आप इजीली कवर कर सकते हो। इसमें एक जिसके लिए आपने रट्ठा लगाना है वो है कि जो आपको 10 सूरतें दी जाती है कि इनका तर्जुमा और तशरीह करनी है, उनमें से मस्ट 2 ने आना होता है और आपने दोनों अटेंड करनी होते हैं। इसकी एक की भी 10 मार्क्स होते हैं, दूसरी की भी 10 मार्क्स होते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि तर्जुमे को पूरा रट्ठा लगा के याद करना है, क्योंकि अगर एक आधा लफ्ज़ भी ऊपर नीचे हो गया तो अच्छे खासे लोगों का इस्लामियात का पेपर फेल हो चुका है इसकी वजह से। लास्ट टाइम भी जब हमने 2017 में ये एग्ज़ाम दिया था तो मेरे जो मोस्टली फ्रेंड थे वो इंग्लिश और इस्लामियात में फेल हुए थे।
तो ये कुछ चीज़ें हैं कि इसको अपने माइंड में रखना है कि हाँ जो तर्जुमा है या तशरीह है उसको आपने क्या करना है, पूरा रट्टा लगा के याद करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, कोई मीनिंग चेंज ना हो जाए उसकी। इसके बाद हमारे पास है कि जर्नल साइंस में मोस्टली डेफिनेशन पूछे जाते हैं कि ये चीज़ क्या है, आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के बारे में कितना पता है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपको डेफिनेशन याद है, तो ये पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। आप अपने माइंड से इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी राय नहीं जानना चाहते, यहाँ पे आपसे पूछना चाहते हैं कि ऑलरेडी इस चीज़ को किस तरह डिफाइन किया गया, इस चीज़ का इसका फंक्शन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इसके लिए आपने अच्छी खासी मेहनत करनी है और ये पेपर थोड़ा मुश्किल भी होता है। अगले पे जब आते हैं हमारे पास पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर, ये दोनों पेपर जो हमारे पास है ये सेम इंग्लिश ऐसे की तरह ही होते हैं। बस इंग्लिश ऐसे में ये है कि आपसे एक टॉपिक के बारे में कहते हैं, किसी एक टॉपिक के बारे में आप लिख लें, जबकि इसमें आपको 7 या 8 डिफरेंट टॉपिक दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 5 को टच करना होता है, उसके बारे में लिखना होता है, इसके फैक्ट बताने होते हैं, उसके जो सारी चीज़ें हैं वो डिटेल में बतानी होती है। एक सवाल के 20 मार्क्स होते हैं। तो इन दोनों के लिए आपने क्या करना है, इंग्लिश की तरह मेहनत करनी है। इंग्लिश ऐसे में इन दोनों पेपर का भी बड़ा किरदार होता है, क्योंकि अगर आपसे सी पैक के बारे में इंग्लिश ऐसे में पूछा जा रहा है कि आप सी पैक पे कोई मजमून लिख लें, तो सी पैक आप ऑलरेडी करंट अफेयर में कवर कर चुके होते हो। सो तैयारी सेम ही होती है, बस इसमें टॉपिक ज़्यादा होते हैं, जबकि इंग्लिश ऐसे मैंने जिस तरह बताया कि अगर आप 10 से 20 डिफरेंट वो टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आप 5 साल पश्चात इसके देख लें तो आपको ईजिली आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी क्राइसिस, ये वो टॉपिक है जो बार बार आ रहा है। मैंने खुद जो अटैम्प्ट किया था वो एनर्जी क्राइसिस था, और बग़ैर किसी तैयारी के कह लो, क्योंकि मैंने इतनी तैयारी नहीं की थी, मैं सिर्फ इसलिए गया था कि मैं अटेंड कर लूँ, मुझे पता चले कि एग्ज़ाम होता किस तरह। तो मेरा इंग्लिश का ऐसे का जो पेपर था, जब वो मैंने दिया, मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ गया, तो एक दोस्त से मेरी मुलाकात होगी। मैंने उससे पूछा कि किस तरह आपने कौन सा टॉपिक लिखा। उसने कहा मैंने ग्लोबल वार्मिंग पे लिखा है। मैंने कहा मैंने तो एनर्जी क्राइसिस एंड पाकिस्तान पे लिख दिया। तो कहते हैं कि एनर्जी क्राइसिस पे आपने कितने पेजेस लिखे हैं। मैंने कहा कि मैंने 6 पेजेस मतलब 12 साइड लिखे हैं। तो कहता है कि मैंने 25 पेजेस लिखे हैं। एक चीज़ इसमें ये ज़रूरी है कि आपने किसी से पेपर डिस्कस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने पेपर डिस्कस कर लिया तो आपका अच्छा खासा मूड ख़राब हो जाएगा और आने वाले पेपर की तैयारी आपसे नहीं हो पाएगी। तो उसकी जब मैंने बात सुनी कि आप उसने 25 पेजेस लिखे हैं और मेरे सिर्फ 6 पेजेस 12 साइड्स हैं, तो किस तरह पास होगा, 100 मार्क्स किस तरह आएंगे, ये वो सारी चीज़ें बगैर तैयारी के गया था और वो पेपर मेरा क्लियर हो गया था, जबकि वो मेरा वो दोस्त जिसने 25 पेजेस लिखे थे वो फेल हो गया था। उसका जो इंग्लिश का पेपर है वो फेल हो गया था। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि जो PMS या CSS में आप ऐसे लिखते हैं, वो आपसे क्वांटिटी नहीं पूछते, आपसे क्वालिटी पूछते हैं कि आप किस तरह लिखते हैं, किस तरह उसके बारे में सोचते हैं, और राइटिंग जो कहते हैं कि आपका राइटिंग स्टाइल किस तरह है, कि आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अपना आइडिया कि जो कुछ आपके दिमाग में है क्या आप वो पेपर पे उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। सो क्वांटिटी के पीछे ना जाए, क्वालिटी के पीछे जाए। अच्छा खासा आप क्या कर लें, जब 3 घंटे का पेपर हो तो उसमें आप आराम से बैठे, पहले सोचे कि लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन शुरू कर लें कि ये है क्या, फिर उसको डिफ़ाइन कर ले, फिर उसके असरात की तरफ आ जाए, फिर उसकी वजूहात की तरफ आ जाए कि ये है क्यों, और उसके बाद सलूशन बताएं, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपने फिर बताना भी है कि इसका सलूशन क्या होगा। फिर लास्ट में कंक्लूड कर लें कि इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ कि इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे, आपका ऐसे अगर छोटा भी है, क्वांटिटी कम भी है, तो भी आपका पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बताना ये भी ज़रूर समझूंगा कि मेरे रह जाने की वजह यही थी कि उस पेपर के बाद जब मैं बाहर आ गया तो मेरे माइंड में ये बात बैठ गई कि यार इंग्लिश का पेपर ही अगर फेल हो रहा है तो बाकी पेपर पास करके मैंने कौन सा तीर मार लेने। क्योंकि PMS CSS में ये है कि अगर आप कहीं पर भी एक भी पेपर में एक भी मार्क से रह गया तो आपके सारे पेपर बेकार है, चाहे उसमें आपने टॉपिक क्यों ना किया हो। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, तैयारी खुद करनी है, और पेपर के बाद किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि बंदा ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब होता है इस एग्ज़ाम की वजह से। अगर आप किसी के साथ डिस्कस करोगे और उसकी एक आधी बात भी आपके दिमाग में अटक गई तो आपके बाकी के पेपर बड़े बेकार जाएंगे। जिस तरह मैंने फिर सारे ऑप्शनल बड़े बेकार दिए थे क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर रहा था, और मेरे साथ हुआ भी यही कि मेरे फिर बाद में जब रिजल्ट आ गया तो मेरे ऑप्शनल ही फेल हो गए थे। अब बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शनल के पेपर इतना वो क्या कहते हैं मुश्किल नहीं होते, क्योंकि उसमें से आपसे इंफॉर्मेशन कम ली जाती है। आपसे नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, या आपसे क्या कहते हैं ये जो बाकी हमारे पास पेपर है, हिस्ट्री ऑफ USA या जर्नलिज्म, फॉरेस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ, ये सारे पेपर मैंने खुद दिए थे जो मैंने ट्रेंड में आपको बताए। तो उसमें आपसे क्या कहते हैं कि वो आपको एक स्टेटमेंट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लिखा होगा कि जर्नलिज्म हैव अ की रोल इन द नेशन डेवलपमेंट, नेशन प्रोग्रेस। किसी भी कौम, किसी भी मुल्क की तरक्की में जर्नलिज्म का एक ख़ास किरदार होता है। इस पर अपनी राय दें। फिर वो एक लाइन को आपने लंबा चौड़ा करके अपनी राय दे के, कुछ फैक्ट उठा के, कुछ
रेफरेंसेस देके 20 नंबर का सवाल बनाना है। सो हमारे पास जो भी है यूएसए हिस्ट्री की अगर हम बात कर ले या इंडो पाक हिस्ट्री की बात कर ले, वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछते कि फ़लाने के दौर में क्या हुआ था, हमसे पूछते हैं कि अगर फ़लाने के दौर में इस तरह हुआ था तो आप उसको आज के दौर से रिलेट करके बताएं कि आज अगर वो होता तो उसने क्या करना होता, या आजकल के जो हमारे पास वज़ीर आज़म है उस दौर में होते तो उस बात को किस तरह हैंडल करते। आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जो कभी हुआ ही ना हो, और आपने फिर वहाँ पे अपनी माइंड सेट से उसका जवाब देना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसको किस तरह हैंडल किया जाता है। जो हमारे पास इसके अलावा बाकी पेपर है कि जर्नलिज्म की अगर मैं बात कर लूँ कि मैंने 2017 में जर्नलिज्म का पेपर लिया हुआ था कि हाँ ऑप्शनल में मैंने रखा हुआ था। तो मेरी तैयारी इतनी थी नहीं, जिस तरह मैंने बताया कि इंग्लिश के पेपर की वजह से फिर मैंने तैयारी छोड़ दी थी। तो जब मैं जर्नलिज्म के पेपर के लिए बैठ गया, नेट पे चला गया, गूगल पे मैंने लिख दिया कि मैंने गूगल पे लिख दिया कि मोस्ट बेस्ट नोट्स फॉर जर्नलिज्म। तो मेरे सामने एक नोट्स आ गए जो कि पीपीटी की शक्ल में थे, उसमें 30 सवाल थे। वो मैंने डाउनलोड कर लिया और 2 से 3 घंटे मैंने सिर्फ वही रीड किए। जब मैं कल पेपर के लिए गया तो पूरा का पूरा पेपर उन्हीं 30 सवाल में से बना था कि जो वो लोग पूछ रहे थे एग्जैक्ट वो यहाँ पेपर में पूछा जा रहा था मुझसे। सो बताने का मकसद ये है कि आपने क्या करना है, जर्नल तैयारी करनी है। किसी चीज़ की वजह से आपने डिप्रेस नहीं होना। अगर आपको अच्छे खासे नोट्स मिल जाए तो आप कोई भी पेपर ईजिली अच्छे मार्क के साथ क्रैक कर सकते हो। मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे जर्नलिज्म में जो कि 67 मार्क्स आए थे। बाकी मेरे इतने अच्छे नहीं आए थे किसी भी पेपर में। 67 इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर आप 2 या 3 घंटे स्टडी करके 67 मार्क्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि नोट्स असर रखते हैं कि अगर आपको कहीं से अच्छे नोट्स मिल जाए। और दूसरी ज़रूरी चीज़ के नोट्स के साथ साथ पास्ट पेपर देखा करें, हर सब्जेक्ट के पास्ट पेपर। 2017 में हमारे साथ एक ही चीज़ भी हुई थी कि स्टार्ट में 2-3 पेपर लगातार 2008 पीएमएस या 2007 की पीएमएस से लिए गए थे, एक लफ्ज़ तक चेंज नहीं किया गया था। फिर जब वो बात न्यूज़पेपर में आ गई तो आने वाले पेपर को फिर चेंज किया गया। सो ये थी कुछ हमारी मुख्तलिफ बातें पीएमएस के बारे में, मेरा अपना एक्सपीरियंस कि मैंने किस तरह पीएमएस दिया था, मैंने क्या गलतियाँ की थी, मैंने किस तरह तैयारी की थी। सो हर एक चीज़ को इतना सीरियस ना लें, अभी टाइम है, अप्लाई कर ले, ऑनलाइन अप्लाई है, KPK में चल रही है फ़िलहाल। और ऑप्शनल कोशिश कर ले, अपने इंटरेस्ट, ट्रेंड और फील्ड के मुताबिक ले लें। और इसके अलावा कहीं से अगर आपको अच्छे नोट्स मिल रहे हैं तो नोट्स का बंदोबस्त कर लें। और किसी के साथ खुद को कंपेयर ना करें कि मेरा दोस्त है उसने 3 महीने लगातार पढ़ाई की, 18 घंटे वो पढ़ता रहा। अगर ये बात आपके माइंड में बैठ गई तो मेरे ख्याल से आप फिर वो चीज़ अपने माइंड से निकाल नहीं पाओगे और आपकी स्टडी मुतासिर होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी समझ आ गई होगी कि क्या करना है, किस तरह करना है। अगर कहीं पे आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है या गलत लग रही है तो कमेंट में मेंशन कर दे ताकि मैं भी समझ जाऊँ कि मैंने खुद अपने पीएमएस में क्या क्या तैयारियाँ की थी, या मेरी कौन सी सोच अभी भी गलत है पीएमएस के बारे में, या कौन सी सही है और कौन सी बात आपको सही लग रही है। तैयारी कर लें, मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ है इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।